हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। बढ़िया है। मेरा आवाज ठीक आ रहा है या फिर नहीं नहीं, ठीक आ परफेक्ट रहा है। है सर। परफेक्ट है। तो हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। जिसको भी बीच में डाउट वगैरह होंगे वो हम एंड पे क्लियर करेंगे। बीच बीच में अगर बीच में ही वैसा मुझे कोई बताना हुआ आप लोगों को तो वो मैं खुद से ही बता दूंगा। फर्स्ट तो हमारा जो कंप्लीट हो चुका है फेज, तो नेक्स्ट फेज तो हमारा था सोशल मीडिया के रिलेटेड। एक्चुअल में मेरे पीसी में आज थोड़ा इशू हो गया था, तो इसलिए मैंने आज ये भी रखा है, ये वाला टॉपिक दूसरे वाले लैपटॉप से। तो ये ज़रूरी भी था क्योंकि ये खासकर जो पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन केस कभी अगर आप रिसर्चर हो तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल आप देखोगे कि डिजिटल सर्विस कितने प्लेटफॉर्म्स देते हैं। अगर हमें कहीं वीडियो देखनी हो कोई, तो हमें यूट्यूब सर्विस देता है वैसे देखने का। कभी कोई मूवी वगैरह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने हो तो हमारे लिए अमेजॉन हॉटस्टार करके है। अगर हमें कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह है। हमें इंटरनेट यूज़ करना हो तो हमें आईएसपी है। टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड हमें अगर कॉल्स वगैरह के रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, टीएसपी करके। आज हम बात करने वाले हैं कि हम उनसे कितने प्रकार का, कितने टाइप का डेटा मंगवा सकते हैं। आई होप बेसिक बेसिक तो सबको पता होगा। अगर हम कभी ऑनलाइन बैंकिंग का भी यूज़ करते हैं अब, तो हम उनसे भी क्या क्या डेटा मंगा सकते हैं, और वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अगर हमें चाहिए होगा वो नोटिस किस नोटिस के थ्रू भेजेंगे, लीगल वे में कैसे भेजते हैं वो। तो वो सारी के सारे आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स हैं कि हम इंस्टाग्राम से क्या डेटा मंगवा सकते हैं, हम फेसबुक से क्या डेटा मंगवा सकते हैं। या फिर अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे तो हमने ऑलरेडी बात की हुई है पहले। ऐसे जीमेल का कल किसी ने पूछा था कि हम वहाँ से क्या डेटा मंगा सकते हैं, तो वही यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं। और लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने टूल्स कुछ कवर किए थे, जिनमें माइग्रेट हॉल है, और उसके बाद कुछ और टूल्स भी हमने बताए थे जिनका इंस्टॉलेशन और उनका काम क्या है वो आप लोगों को बताया था। So the internet and the other service provider providing agencies are the liable to preserve the certain information. अब देखो, कभी भी अगर कोई कंपनी है इंडिया में, वो रन कर रही है, चाहे वो कोई सी भी सर्विस दे रही हो, तो इन केस उसको क्या करना पड़ता है, अगर कभी भी एजेंसीज को नए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। इंडिया में अगर कोई भी ऐसी कंपनी रन कर रही है, तो जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनसे कोई भी जो उनके पास अवेलेबल डेटा होगा, जो वो रिकॉर्ड रखना होता है उनको, तो एक सेकेंड, ओके, तो उनको वो हमें देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ आठ आठ प्रोवाइडर्स की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा और भी तो हो सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले टीएसपी होता है जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसके बाद आईएसपी जो सबने सुना ही होगा, इंटरनेट के रिलेटेड हम जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं। ये आगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और ये कितनी इन्फॉर्मेशन, खासकर अगर जो यहाँ पे एलईएस हैं जो साइबर सेल में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि कई बार हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिस कर देते हैं या फिर वो हमारे माइंड में नहीं रहती है कि ये भी हम ले सकते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी हम बात करेंगे। उतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता है ये साइबर क्राइम में, लेकिन फिर भी हम करेंगे बात। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कौन ले सकता है। ये जो
इंफॉर्मेशन है ये कौन ले सकते हैं। तो ये हमेशा हम क्या करते हैं, लीगल हेल्प से ही लेते हैं। लीगल नोटिस या तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जाएगा या फिर कोर्ट की तरफ से समन होगा, तो तभी ये हमें इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगे। सो इसमें पहले तो जो बीएनएसएस करके सीआरपीसी था, अब वो बीएनएसएस हो चुका है। सो इसमें सेक्शन 94 है, बीएनएसएस 94 वो करके, और जो पहले सीआरपीसी 91 करके था। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर कोई भी अलोइंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू ऑब्टेन क्रूशियल एविडेंस व्हेन नीडेड, तो हमें कभी भी अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कोई भी एविडेंस किसी भी कंपनी से चाहिए होता है, तो वो बीएनएस 94 के थ्रू एक नोटिस भेज सकते हैं, एक समन जारी कर सकते हैं उस कंपनी को कि हमें ये वाला इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। चाहे वो इंस्टाग्राम को उनको भेजनी हो, चाहे फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है, या ये मेल को भेजनी हो या फिर किसी भी कंपनी को भेजनी हो। उसके बाद नोडल ऑफिसर क्या होता है। अब सबको तो हमने सुना है कि हाँ ये भेजते हैं, हम नोटिस भेजेंगे। तो अब क्या करता है, थोड़ा आगे आगे, एक सेकंड इसको ठीक करता हूँ। अब देखो, हर एक कंपनी का एक अपना नोडल ऑफिसर होता है, चाहे वो टेलीकॉम की हो या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उनका रोल क्या होता है, जो कि रिक्वेस्ट जाती है किसकी तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, जो रिक्वेस्ट करते हैं उसको देखना। और वो क्या करेगा, वो जो डेटा हमें मिलता है, अगर हम सीडीआर की बात करें, आईपीडीआर की बात करें किसी बैंक से, तो हर एक कंपनी का, हर एक प्रोवाइडर का अपना अपना नोडल ऑफिसर होता है। तो वो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो सीडीआर हो। तो वो ये भी ध्यान में रखता है कि ये जो डेटा हम दे रहे हैं, ये जो उनको ज़रूरत थी इन्वेस्टिगेशन में वही दे रहे हैं या उससे कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, जो नोटिस में दिया है, हमें पूछा गया है, हम वही दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स जितने भी साइबर लॉ के हिसाब से ही हमें डेटा देते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे नोटिस नहीं भेज सकता कोई भी। तो वो ये सब ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। जैसे अगर हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जेएंडके की बात करें, तो यहाँ पे इनका मेल एड्रेस जो ये है टीएसपी का, हमारे जेएंडके का, तो हर स्टेट का अपना अपना होता है। जैसे ये अगर जेएंडके की बात करें तो इतना, तो आप जाकर देख सकते हो अपनी स्टेट का, आप अपनी स्टेट की वेबसाइट पर देख सकते हो, या फिर अगर कोई भी ऐसा, अगर बात करो इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पे उसका मिल जाएगा ऐसा। तो कोई भी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो अगर उसका सोशल मीडिया पर या फिर कोई भी वेबसाइट वहाँ पर प्रेजेंस है, तो आजकल तो गूगल से मिल ही जाता है ऐसी मेल्स वगैरह, तो आप उनका यूज कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। ये क्या होते हैं, टीएसपी। और ये क्या करते हैं, ये कौन सी सर्विसेज हमें देते हैं, जो टेलीफोन की होती हैं या फिर सिमिलर वैसी ही डिवाइसेस के रिलेटेड। अब जैसा नाम है इसका, टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन, और इससे जो डेटा मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये टीएसपी क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है, जैसे वॉइस के रिलेटेड होता है, इंटरनेट, टेलीविज़न, और उसके बाद डेटा सर्विसेज जो भी टेलीकम्युनिकेशन में आती हैं। तो ये इतना आप समझ गए होंगे कि वो टेलीकम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, चाहे वो वायरलेस डेटा हो, जो आजकल वायरलेस क्या बोलते हैं, वाइड वाला भी यूज़ होता है और वायरलेस का भी होता है, जैसे टेलीफोन्स होते हैं वो सब होता है, उनके रिलेटेड कोई डिटेल देनी हो, या फिर उससे हटके कोई भी वाइड वाले में। तो इससे पहले सब हम क्या मांग सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी आता है वैसा इंफॉर्मेशन किसी के रिलेटेड कुछ भी, तो हम सबसे पहले इससे सीएफ डिटेल मांग सकते हैं कि कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म। हम क्या करते हैं, अगर कहीं भी रजिस्टर करते हैं, अगर हमने टेलीफोन के लिए किया है, या फिर अगर मोबाइल फ़ोन के लिए किया है, सॉरी मोबाइल फ़ोन के लिए नहीं, सिम के लिए, तो वहाँ पर ये चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले फॉर्म भरते हैं। चाहे अगर वो कभी भी कुछ भी करते हैं ना, पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, केवाईसी उसके बाद होती है। ये आप सब लोगों को पता होगा, एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें हमें मैंडेटरी जितनी डिटेल्स होती हैं वो कंपनी वाले मांगते हैं।
उसके बाद केवाईसी की डिटेल मांग सकते हैं। केवाईसी के बारे में हमारे पूरा का पूरा वेरीफाई किया जाता है। अब सीएएफ में सब वेरीफाई ना भी किया जाए, लेकिन केवाईसी में जितनी भी डिटेल्स होती है ये सब वेरीफाइड होती हैं। चाहे इसमें वो आपका आधार से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, केवाईसी का पैन भी ले सकते हैं, उसके बाद आपके फ़ोन नंबर का भी यूज़ ले सकते हैं वो ओटीपीज वगैरह के लिए। और इससे हम सीडीआर्स भी मंगा सकते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। अगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कभी हम ऐसा केस आ चुका है हमारे पास जिसमें हमें ज़रूरी है कि हमें सीडीआर निकालनी पड़े, वो मंगा सकते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ ये सारा का सारा जो सेशन है आज का, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होने वाला, सारा का सारा थियोरेटिकल रहेगा, लेकिन आपको ये नॉलेज हो जाएगा आप कहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद हमें आईपीडीआर मिल सकती है। उसके बाद डिटेल ऑफ मोबाइल नंबर कनेक्टेड एंड इट्स लोकेशन, जो वहाँ पे मोबाइल नंबर की डिटेल, बाकी अगर इसकी लोकेशन के बारे में भी बता जाएगा कि वो कहाँ पर प्रेजेंट था। उसके बाद ये जीपीआरएस की लॉग्स मिलेंगी, फ़ोन नंबर और रजिस्टर, ये अगर ये बल्क के लिए ये कहीं फ़ोन नंबर अगर रजिस्टर किया गया उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आईपी से हमें लॉगिन और लॉग आउट की डिटेल्स मिलेंगी जो बल्क एसएमएस के लिए यूज़ की गई हैं। ये ट्रंक आईडी, एलआईडी, आईएलडी, ये दोनों ये यूज़ होता है ट्रंक आईडी बल्क एसएमएस वगैरह के लिए। तो ये इंटरनेशनल जो हम कभी कॉल्स वगैरह वैसे करते हैं तो उसके लिए आईएलडी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मोबाइल टावर लोकेशन, जिसको हम टावर डंप भी बोलते हैं, टावर लोकेशन सीडीआर डेटा। और उससे हटके भी अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम वो भी उनसे मांग सकते हैं। उसके बाद टीएसपी का सबको समझ आ गया ना बेसिक। और ये खासकर जो है रिसर्चर्स को भी पता होना चाहिए कई बार कि हम क्या क्या मंगा सकते हैं, क्योंकि अगर कभी ज़रूरी नहीं हम हमेशा कभी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो तो कोई वैसा ही मंगाए, तो ये चीज़ कोर्ट भी भेज सकता है और आप खुद किसी केस में कर रहे हैं काम, ये लॉयर्स भी ये चीज़ देख सकते हैं, तो ये चीज़ें वो भी मंगा सकते हैं अगर कोर्ट समन जारी करेगा कि आपको ये चीज़ चाहिए आपके इस केस में। सो आईएसपी के बारे में तो सब आजकल सुनते हैं, सबको पता है कि आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जैसे जियो वगैरह ये सब, ये हमारे आईएसपी है। ठीक है, अगर हमारे पास कभी बोलते हैं कि आईपी मिला है तो वो आईपीडीआर देगा, तो आईपीडीआर हमारा आईएसपी ही देता है। तो ये सबसे पहले क्या देगा, अगर हमारा कोई आईपीडीआर मिला है, हमारे फ़ोन का मिला है कुछ भी, तो या फिर स्पेसिफिकली हम किसी इंस्टाग्राम का भी मांग सकते हैं, किसी भी चीज़ का आईपीडीआर हम मंगा सकते हैं इस टाइप का। सो उसमें हमें क्या मिलेगा, तो उसमें सबसे पहले जो हमें मिलता है वो है डिटेल ऑफ सेशन, लॉग इन लॉग आउट के, उसने स्पेसिफिक चीज़ पे या फिर किसी वेबसाइट पे कब लॉग इन या लॉग आउट किया है, ये सेशन की जो लॉग्स रखता है। डिटेल्स ऑफ डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट, अगर आप कभी कोई कॉल करते हैं या कभी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो जो डेस्टिनेशन आईपी होगी और डेस्टिनेशन पोर्ट वो हमें देखने को मिलेगी कि उस जो हमारा सोर्स तो हमारा होगा कि हमारा आईपी तो ऑलरेडी है, लेकिन जो डेस्टिनेशन का क्या आईपी है, अगर हमने किसी वेबसाइट पे विजिट किया तो उस वेबसाइट का यहाँ पे हमें आईपी बताया जाएगा और कौन से पोर्ट वो भी बताया जाएगा। उसके बाद मैक एड्रेस के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दे देगी, क्या ये स्टैटिक या परमानेंट आईपी एड्रेस है वो बता दिया जाएगा। यहाँ से हमें यूज़र एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ये भी मिल सकता है, ये हम उनसे मांग सकते हैं। अगर नोटिस हम जब भी कभी लिखते हैं, सब लोग जो एलईए में हैं वो तो नोटिस भेजते ही होंगे आईएसपी को, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। इफ लोकल कनेक्शन, यहाँ पे आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम या मोबाइल नंबर्स भी आईएसपी से मांग सकते हो। केवाईसी डिटेल मांग सकते हो आप आईएसपी से। और उसके बाद पर्पस, व्हाट्स पर्पस के ये किस काम में यूज किया गया है वो इंटरनेट, अगर ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या किसी और चीज का आईपी एड्रेस वगैरह, इन चीज़ों में। और उसके बाद एक्टिविटी एंड डिटेल्स के बारे में अगर आईपीडीआर से आपको पता करना है तो आप पूरा का पूरा जब आईपीडीआर मंगाओगे तो उसमें आपको वाइप कॉल्स के बारे में पता चलेगा कि उसने कब व्हाट्सएप कॉलिंग कब की है, वो इंटरनेट उसने क्रोम कब ओपन किया है, वो कौन कौन सी वेबसाइट उसने विजिट की है और वो उस टाइम पे कहाँ कहाँ पर था। तो ये सारी चीज़ें हमें आईपीडीआर से मिलती हैं और ये हम आईएसपी से मंगा सकते हैं। आईएसपी हमें सीडीआर भी देता है। और ये तो बेसिक चीज़ें थे जो सब एलईए वालों को पता ही होती है, वो मंगा भी लेते हैं, जो टीएसपी और आईएसपी इनके साथ इनका पुराना कनेक्शन है ही।
उसके बाद हम मेन चीज आजकल के बारे में जो चलते हैं वो है सोशल मीडिया, जो ट्रेंडिंग में है। हम सोशल इंस्टाग्राम को नोटिस भेजते हैं, ट्विटर को नोटिस भेजते हैं, अकाउंट्स आजकल इम्पर्सनेट वैसा कोई अकाउंट हो रहा हो, या फिर बहुत सारे टाइप से कोई फ्रॉड अकाउंट हो, किसी को कोई धमकी वगैरह हो, कोई भी ऐसा आप ले सकते हो सिचुएशन जिसमें हमें सोशल मीडिया की उसके डेटा की जरूरत पड़ती है। तो ये इंस्टाग्राम हो सकता है, आप व्हाट्सएप की बात कर सकते हैं, इसमें टेलीग्राम की कर सकते हैं, फेसबुक की कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये हमें क्या देगा, यूजर रजिस्ट्रेशन डिटेल, कि अगर हम इंस्टाग्राम को भेज रहे हैं नोटिस अंडर CRPC 91, तो ये हमें ईमेल एड्रेस दे देगा। उसमें अल्टरनेट क्या करते हैं, कभी हम बैकअप के लिए या फिर वैसी ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, तो ये हमें वो भी दे देगा जो कि उसमें प्रेजेंट होगी। ये मोबाइल नंबर भी देगा हमें, और उसके बाद डेट ऑफ क्रिएशन भी देगा। ये बेसिक चीजें जो कि क्रिएशन के टाइम पे हम यूज करते हैं, तो ये वो हमें प्रोवाइड करवा देगा किसी भी स्पेसिफिक इंस्टाग्राम अकाउंट की, या फिर वो फेसबुक अकाउंट ही क्यों ना हो। उसके बाद सेशन लॉगिन लॉगआउट IP एड्रेस, अगर मैंने क्या किया, अपनी एक डिवाइस से अभी लॉगिन किया है, तो बाद में मैं सेम सोशल मीडिया अकाउंट क्या करता हूँ, कोई और मेरा अकाउंट लॉगिन करता है, वो यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर हो सकता है, तो ये वो बताया देगा कि लॉगिन कहाँ पे हुआ था और वो लॉग आउट कहाँ पर हुआ है। ये सारी की सारी लॉग्स हमें वो देगा IP की। ठीक है, लास्ट नोन लोकेशन ऑफ द यूजर्स, ये भी हमें इंस्टाग्राम दे देता है। ये वैसे वाली नहीं देगा कि थ्रू IPDR ISP का, ये हमें डायरेक्ट ही बता देगा कि ये फोन कहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर ये अकाउंट का लोकेशन अभी कौन से एरिया में है। यूजर लोकेशन हिस्ट्री, तो इन केस ऑफ जीमेल अकाउंट्स, और उसके बाद लिंक्ड ईमेल अकाउंट्स ऑफ द यूजर, ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया कि हमें वो भी मिलेगा। डिटेल ऑफ चैट हिस्ट्री, हमें ये भी मिल सकता है अगर हम इन केस हमें पूरा का पूरा मेंशन करोगे। ये बहुत कम है कि इंस्टाग्राम आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको, एक सेकेंड, तो ये क्या करता है, आपको नोटिस भेजना है, तो नोटिस हायर अथॉरिटीज की तरफ से भेजोगे, उस टाइप से भेजोगे, तो चांसेस है कि आपको डिटेल्स ऑफ चैट हिस्ट्री के बारे में भी बता जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये कोई फेक प्रोफाइल है या फिर ये कोई इम्पर्सनेट कर रहा है किसी को, उस टाइप का है, तो नोटिस में आप वो भी लिख सकते हो कि ये फेक प्रोफाइल है। आप ओरिजिनल प्रोफाइल का भी वहाँ पे URL डाल सकते हो, ये है फेक, ये है, या फिर ये गलत काम क्या कर रहा है वो डाल सकते हो। डिटेल ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस इंफॉर्मेशन, तो अगर जिस अकाउंट क्या बोलते हैं हम डिवाइस में वो अकाउंट लॉग इन होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, कि वो उसका मॉडल वगैरह जितना, वो सब इंफॉर्मेशन बेसिक हमें दे देगा। तो जहाँ जहाँ पर वो जितने अकाउंट्स में अकाउंट जितनी डिवाइसेस में लॉगिन होगा, तो हमें वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद पोस्ट चैनल, ये यूट्यूब का है, सॉरी मैं लिखना भूल गया कि यूट्यूब से हम क्या क्या मंगा सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, चैनल की रजिस्टर्ड एड्रेस मांग सकता है पूरा का पूरा। उसके बाद IP लॉग्स किसी यूट्यूब चैनल की, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ये यूट्यूब है, ठीक है। उसके बाद डिलीट द वीडियो विद फॉलोइंग URLs, अगर हमें कोई लगता है कि ये गलत वीडियो है, इस पे किसी ने FIR किया है या फिर कंप्लेंट आकर किया है कि ये वीडियो नहीं होनी चाहिए, तो हम यूट्यूब को एक नोटिस में लिख सकते हैं उस URL के साथ में, ठीक है। और एक चीज हम हमेशा वहां पे मेंशन जरूर करनी होती है कि एनी अदर डिटेल अवेलेबल इन योर रिकॉर्ड्स, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में, जो कि हम यहाँ पर मेंशन करना भूल गए हों। कई बार नोटिस जब हम लिखते हैं तो कुछ चीजें हम क्या करते हैं, मेंशन करना भूल जाते हैं, तो ये भी हमें वहां पे लिख देना होता है कि एनी अदर डिटेल्स अवेलेबल इन योर रिकॉर्ड्स, जो कि विच हेल्प अस इन इन्वेस्टिगेशन, ये लिखना होता है। उसके बाद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का तो मैंने पीछे भी पहले आपको बता ही दिया, IP लॉग्स ऑफ URL, रजिस्ट्रेशन डिटेल, लिंक्ड मोबाइल नंबर, और आप ये भी देख सकते हो, अगर मैंने बोला था आपको पहले कि हम लॉगिन और लॉग आउट का मांग सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से हम एक और चीज भी मांग सकते हैं कि जब अगर आपको कॉन्टिन्यूसली लग रहा है कि ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये VPN यूज कर रहा है लॉगिन करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए, तो इसके लिए आपको नोटिस भेजना है मेटा को। उसमें लिखना है कि जो फर्स्ट टाइम जब ये अकाउंट बना था, तब इसने कौन सा IP एड्रेस यूज किया था, हमें तब का IP। तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाद में वो VPN वगैरह का यूज कर रहा हो, तो लेकिन पहले उसने
अपना रियल आईपी यूज किया हो वो अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे, या फिर बाद में उसने वो अकाउंट क्रिएट करके गलत एक्टिविटीज में उस अकाउंट का यूज वो कर रहा हो, तो इससे हमें उसका रियल आईपी एड्रेस पता चल सकता है। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, मेरे को भी रिसेंटली बताया है, और उससे हमने केस भी एक सॉल्व किया है इस चीज से सिर्फ। सो ये इनके पोर्टल्स होते हैं जहाँ से आप, टेम्परेरी पोर्टल्स होते हैं करके। ये फेसबुक का है, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप, अगर आपकी एलईए की मेल है जो कि साइबर क्राइम की होती है, या फिर एसपी की मेल होती है। हाँ प्रज्वल बोलो। सर जो आपने आईपी के बारे में बताया जो इनिशियल अकाउंट क्रिएशन के टाइम पर यूज़ होती है, हाँ, वो लॉजिकल आईपी कैप्चर करता है या फिर जो हमारी मेन आईपी होती है उसको कैप्चर करता है? हमारी मेन आईपी ही करेगा कैप्चर, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमारे डिवाइस का ही आईपी वो उन्हें बताएगा। हाँ, ठीक है, अगर लॉजिकल हुआ तो फिर वो किसी और को भी असाइन हो सकती है, तो फिर उधर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, वो हमारा ही देगा जो कि ओके रजिस्टर ओके हमारी ओके डिवाइस का है। हाँ ओके। हेलो हाँ सत्यदेव। सर, ये मतलब बस क्राइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर को ही प्रोवाइड करेगा नहीं ये सर? हाँ उन्हीं को, और अगर आप एक लॉयर हो, अगर आप कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हो, तो तब आपको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अगर वो साइबर क्राइम में भी ना यूज हो तो किसी और चीज में। अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड सिर्फ साइबर क्राइम में नहीं होती है, कई बार मर्डर केसेस होते हैं, कई बार जो पर्सनल फैमिलीज इशू होते हैं, तो वो कोर्ट में जब केसेस जाते हैं तो उन केसेस में भी हम ये यूज कर सकते हैं। चाहे सीडीआर चाहिए हो हमें, चाहे ये चैट रिकवरी हो, या फिर वो अकाउंट क्रिएशन का, वो डिपेंड करता है कि आपको केस कैसा है और ये चीजें कहाँ पर यूज होने वाली हैं। तब कोर्ट समन जारी करेगा कि फलानी प्रोवाइडर को कि हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दी जाए। तो ये कोर्ट का भी काम होता है। तो एलईए का तो रहता ही है, जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए, बाकी एजेंसीज हो गई हैं, तो वो तो करती ही हैं। ये सबको समझ आ गया ना? इतना ये रहते हैं इनके पेजेस। मैं अभी विजिट करके बताऊं तो लंबा हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पर आप विजिट करोगे, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, चाहे वो आपके साइबर सेल के डीएसपी वगैरह का होता है, एसपी का रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपको यहाँ पे डालना है, तो आपको 1 घंटे के लिए टेम्परेरी रिकॉर्ड्स का, अगर अर्जेंट यहाँ पे आप विजिट करोगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा आपको ब्रीफ में बता दिया जाएगा कि आपको सिर्फ वहाँ पे मेल ही डालना है। तो आपकी मेल पे एक लिंक दे दिया जाएगा कि आप वहाँ का, उनके रिकॉर्ड्स का असेस ले सकते हैं 1 घंटे के लिए। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जो आजकल रहता है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आजकल फ्रॉड होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। ये हर पुलिस वाले को इस चीज के बारे में पता भी होना चाहिए। तो पुलिस वालों को मोस्टली जो यहाँ पर हैं हमारे साथ, इनको आईएसपी का तो ऑल ओवर पता होगा, डीएसपी का पता होगा, उनसे क्या डेटा मंगाना है, क्योंकि उनसे तो वो डेली। तो बैंक से वो कई बार सिर्फ के सिर्फ स्टेटमेंट ही मंगा पाते हैं, या फिर ऐसी कोई चीजें। लेकिन बैंक से हम सबसे ज्यादा चीजें अगर हम किसी प्रोवाइडर से मंगा सकते हैं तो वो ये बैंकिंग वगैरह ही हो सकती है। तो इससे हमें हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। और मैं यहाँ पे अगर बताऊं तो यहाँ पे 2 पेजेस हैं जो सिर्फ बैंकिंग के रिलेटेड ही यहाँ पे ही है। तो सबसे पहले अगर जब हम बैंक को कभी नोटिस भेजते हैं कि हमें ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले वो आपको अकाउंट होल्डर का नाम देगा, बैंक स्टेटमेंट देगा कि, और वो कौन सी डेट को ओपन हुआ है, जब से ओपन हुआ है तब से वो आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। और उसके बाद एक आपको स्कैन कॉपी देगा जो कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस होते हैं जब हम बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देगा, ईमेल एड्रेस देगा, पैन कार्ड की डिटेल्स देगा आपको, एटीएम कार्ड के जो नंबर होता है वो देगा, आधार नंबर उससे देगा, क्योंकि बैंक ने, हर किसी ने कंपलसरी किया हुआ है आधार अब, तो आधार नंबर देगा, और बाकी प्रूफ जो उस अकाउंट के साथ लिंक होंगे। उसके साथ बाद एक और चीज जो वो आपको उस अकाउंट से बाकी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, चाहे आप ये साइबर क्राइम में यूज करो, चाहे किसी और एक्टिविटी में यूज करो। तो अगर जो उनका सेम पैन और आधार या फिर ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर है, इनमें से किसी भी एक से, तो अगर कहीं और अकाउंट लिंक है या किसी और ब्रांच में है, तो वो क्या करेंगे, उस ब्रांच का ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और ब्रांच की बाकी डिटेल्स भी हमें प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम दूसरी ब्रांच के साथ कॉन्टेक्ट कर पाए। ठीक है। डिटेल ऑफ सेविंग अकाउंट, ये सारी चीजें जो भी पुलिस ऑफिसर देख रहे हैं, ये आप नोटिस में लिख कर उनसे मांग सकते हो बैंक की। ये मैं सिर्फ यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, ये आप उनसे मांग सकते हो।
डिटेल ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स और अवेलेबल बैलेंस। कौन सी एक चीज और आप देख सकते हो कि कौन कौन सी डेट पर कितना बैलेंस था इसमें, तो ये भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट रहेगी कि उसमें आप खुद से देखो, आपको जिस चीज स्पेसिफिक डेट की अगर आपको लगता है कि मेंशन करनी है, आपको किस किस डेट की आपको बैलेंस देखना है, तो आप वो मेंशन करोगे तो आपको उस टाइप से ही जो रिपोर्ट मिलेगी तो उसमें वो मेंशन किया होगा। उसके बाद अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह कुछ भी यूज करते हो, कब करते हो, जब ट्रांजैक्शन करते हो, तो तब का आपका जो डिवाइस कौन सा होगा उसका डिटेल मिलेगा आपको, उसका आईपी वगैरह की, ट्रांजैक्शन करते टाइम जो भी हम नेट बैंकिंग एप्स यूज करते हैं उनकी। जैसे अगर J&K में देखोगे तो हम J&K बैंक का एम पे यूज करते हैं, SBI का योनो करते हैं, HDFC का अपना है, तो सब करते हैं। तो ऐसी जब भी ट्रांजैक्शन हम कोई करते हैं तो बैंक के पास, उनके पास हमारी लॉग्स रहती हैं, तो वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं कि कब ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है। एड्रेस ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वेयर द बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट इज इनिशिएटेड। तो ये देखो यहाँ पे आईपी ये भी मेंशन किया है कि मे बी जो क्या बोलते हैं इनको, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, तो वो आईपी वगैरह स्पूफ करके भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक्चुअल फंड इज ट्रांसफर्ड, हमें आईपी उस डिवाइस का चाहिए इन केस जब ये हो जाता है। ठीक है, तो तब क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन किया कि आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस फ्रॉम वेयर द एक्चुअल फंड इज ट्रांसफर्ड, जहां से वो एक्चुअली में फंड ट्रांसफर हुआ है दूसरे अकाउंट में या फंड या रिसीव हुआ है, तो उस डिवाइस का हमें एक्चुअल आईपी चाहिए। और उसके बाद डेटा फ्रॉम द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट वो चाहिए। और इन केस मनी विड्रॉल्स, उस बैंक से आप क्या कर सकते हो कि अगर मनी विड्रॉल हुआ, आपको लगा है कि ये पैसा इस अकाउंट में आया है, तो उसके बाद वो पैसा कहीं किसी ने विड्रॉ कर लिया, बल्कि वो किसी और अकाउंट में नहीं गया है, तो उस केस में आप उनसे सीसीटीवी की फुटेज मंगा सकते हो उसी ड्यूरेशन का, कि वो किस टाइम पर वो विड्रॉल हुआ है। ये बैंक के पास डिटेल रहती है कि किस टाइम पर ये विड्रॉल इनिशिएट हुआ है, तो आप उसी टाइम का सीसीटीवी फुटेज भी मंगा सकते हो ताकि आप उस बंदे को पहचान पाओ। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा के चांसेस हो सकते हैं कि किसी और को भेजा हो उसने वो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी हो सकती हैं। ठीक है, डिटेल ऑफ द परचेज मेड बाय। तो अब देखो, कई बार अगर क्रेडिट कार्ड या वैसा कुछ भी वो यूज करते हैं किसी स्टोर पर जाकर या फिर कहीं वैसी जगहों पर जाकर, तो अगर वो यूज करते हैं, तो उन्होंने अगर कोई भी वैसी परचेज की होती है, तो वहां से भी हम उनका सीसीटीवी फुटेज मंगा सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो। ठीक है, कलेक्ट सीसीटीवी फुटेजेस फ्रॉम द सोर्स, हम बैंक से भी सीसीटीवी फुटेजेस ले सकते हैं कि अगर वो उसने बैंक में से कभी आके विड्रॉल किया है, ना कि एटीएम से। तो अगर वो कभी बैंक में विजिट किया है, उसने कभी भी अकाउंट के कोई इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ अपडेट करने के रिगार्डिंग वो कभी बैंक में आया तो हम उसकी इंफॉर्मेशन भी वहां से ले सकते हैं जो कि सीसीटीवी में होगी, बैंक हो या एटीएम हो। ठीक है, तो हम उसके डिपॉजिट्स, उसकी जो एफडीज वगैरह होती हैं, तो उनके बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद हमें लॉकर की जो रहती है इंफॉर्मेशन, हमें वो भी मिल सकते हैं कि ये इंडिविजुअल है जो जॉइंट में रहते हैं, ठीक है, या फिर ये किसी और अकाउंट के साथ में लिंक है या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन भी हम उनसे ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको डीमैट अकाउंट के बारे में पता हो, तो वो डीमैट अकाउंट रहते हैं जो कि मोस्टली हम म्यूचुअल फंड्स के लिए यूज़ करते हैं, एफटी नहीं सॉरी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज वगैरह, या फिर जो हम ट्रेडिंग करते हैं इन शॉर्ट, तो उसके लिए हमारा डीमैट अकाउंट यूज़ होता है। तो हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं क्या ये जो बैंक अकाउंट है इससे कोई डीमैट अकाउंट रजिस्टर है या नहीं है। ठीक है, और अगर कोई डीमैट अकाउंट रजिस्टर है तो उसमें हम उसकी इन्वेस्टमेंट की हम डिटेल मांग सकते हैं कि शेयर मार्केट में उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा पता चल सकता है कि हाँ इतने टाइम पे इसका शेयर मार्केट में इतना पैसा है, या फिर वहाँ पर डीमैट अकाउंट में इसका इतना फंड अवेलेबल है। तो हम ये तो सबको पता है, ये सब करते हैं आजकल, रिक्वेस्ट फॉर फ्रीजिंग ऑफ द अकाउंट। ठीक है, डिटेल ऑफ द मनी विड्रॉल लोकेशन, जहां जहां पर उसका विड्रॉल हुआ है तो उसकी लोकेशन भी मांग सकते हैं कि अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसा है तो उसने 10 एटीएम से जाके विड्रॉल किया है, तो आप उन सब एटीएम्स की लोकेशन उनसे मांग सकते हो कि कब किस किस टाइम पर किस एटीएम पर ये विड्रॉल इनिशिएट किया गया है। उसके बाद होम ब्रांच फोन नंबर, ये सब हम मंगा सकते हैं। क्रेडिट डेबिट स्लिप्स भी हम, अगर वहाँ पे वो फिजिकली गया है तो वो भी हम मांग सकते हैं।
उसके बाद डिटेल्स ऑफ द सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस, इंश्योरेंस स्कीम्स अगर उस अकाउंट से कोई है वैसा तो वो भी हमें दे दें। और उसके बाद चेक द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडेड ऑन द एड्रेस, क्या उस बैंक अकाउंट से जो लिंक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, मोबाइल नंबर मिला या कुछ, तो उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे वो आइडेंटिटी प्रूफ उसने यूज़ किए हो, चाहे वहाँ पे एड्रेस यूज़ किया गया हो। डिटेल्स ऑफ द चेंजिंग लोकेशंस ऑफ द फ्रॉडस्टर्स, ये हमें बैंक दे सकता है। तो ये मॉर्टगेजेस अगर आप बोलते हो कि अगर क्या इसने अगेंस्ट में कहीं कोई प्रॉपर्टी ली है या फिर कभी कोई जैसे बोलते हो ना प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ भी उसने खरीदा हो, तो उस टाइप से क्या ये बैंक के अगेंस्ट या इस अकाउंट के अगेंस्ट लिया गया है, क्या इस बैंक अकाउंट से कोई लोन है, तो वो भी आप यहाँ पे इससे ले सकते हो। लोन की डिटेल ले सकते हो, उसने लोन क्यों लिया, कब लिया। ओके, अगर पहले भी इस बैंक अकाउंट में कभी या फिर नोटिस बोलते हो आया है, अगर हमसे पहले भी कभी किसी ने नोटिस भेजा है और क्यों भेजा है, हम वो इन्फॉर्मेशन भी इनसे ले सकते हैं। तो क्या ये जो एक्यूज्ड है वो किसी ऑफेंस में अगर इन्वॉल्व है, तो बैंक के पास अगर ये डिटेल है तो वो हमें प्रोवाइड की करते हैं। तो बाकी भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है तो ये लिख ही देना, एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिमेड फिट फॉर इंफॉर्मेशन, आप वो भी हमें दे दें। तो यहाँ पे देखो अराउंड 30 से ज्यादा टाइप की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो हम बैंक से मांग सकते हैं। हाँ जी अशोक जी। मोहसिन सर, अगर क्रेडिट कार्ड के इसमें बैंक को लेटर को बेच के कुछ फायदा नहीं ना, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड में बैंक तो कुछ इन्फॉर्मेशन देती नहीं है। अभी क्या क्या होता है, कभी कभी फ्रॉड जिसके साथ होता है क्रेडिट कार्ड का, तो उनको कभी कभी मैसेज भी नहीं आता, उनके अमाउंट डेबिट होती है, उनका स्टेटमेंट भी नहीं निकलता। तभी उस केस में किसी को लेटर लिखना हो तो नहीं वो भी देखो, समझ अगर वो बैंक, अब क्रेडिट कार्ड तो किसी बैंक ने इशू किया होगा, तो अगर वो मैसेज नहीं आता है या फिर उस टाइप का पता नहीं चलता जो यूजर को जिससे ये हुआ है, तो इसके लिए बैंक लायबल हो सकता है। आप उनको बताओ कि आपकी सर्विसेज इस टाइप की हैं, हमारे यूजर को पता ही नहीं चला या फिर उसके अकाउंट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हुई है या फिर जो अब डिडक्ट हो गया है तो उसके बाद जाकर बहुत लेट शो कर रहा है। तो आप इस टाइप के कोई भी साइबर लॉ जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वैसा लॉयर कोई हायर करो, तो उस टाइप से वो आपको पूरी की पूरी इसके बारे में डिटेल दे देगा कि इस चीज़ के लिए बैंक को कैसे लायबल रखना है, या फिर अगर वो जो डिस्प्यूट रहेगा जो भी आप रेज करोगे तो वो बैंक को ही देना पड़ेगा इन केसेस। तो लेकिन अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है तो मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स होते हैं वो जाके कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर देते हैं या फिर ऑनलाइन किसी शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह पर। तो आप बैंक से ये तक पूछ सकते हो कि ये जो यूज़ हुआ है अकाउंट, अगर वो बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं बैंक से, तो ये बोल सकते हो आप उनके ये क्रेडिट कार्ड कहाँ पर यूज़ हुआ है ऑनलाइन, क्या उसने क्या परचेजिंग की है, किस टाइप के, उसने अमेजोन पे किया है कहीं और किया है, तो वहां से आपको फर्दर डिटेल्स मिल सकती हैं। ओके। अगर हमने उनको जल्दी मतलब रिप्लाई किया या उनको जल्दी कनेक्ट किया, तो ऐसा कुछ चांसेस है क्या कि रिफंड होने का, या मतलब हाँ मिडवे? होता है कई बार जो प्रोसेसिंग में टाइम लगा देता है, तो आप उनको डायरेक्टली अगर कांटेक्ट करोगे तो वो उस अमाउंट को होल्ड भी कर सकते हैं। तो कई बार इतने तक चांसेस होते हैं कि अगर वो अच्छी जो कंपनीज होती है जैसे अमेजोन वगैरह करकी है, फ्लिपकार्ट है, तो वो ट्रांजैक्शन उधर भी हुई है तो वो भी होल्ड कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड से हो भी गई है तो आप जो amazon.in है तो वहां पर जाकर उनको नोटिस भेजोगे तो वो उस ट्रांजैक्शन को भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर वहां पे फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, उनका आईपी वगैरह वो सब भी दे सकते हैं। और एक वन लास्ट क्वेश्चन कि हाँ एटीएम का जो सीसीटीवी फुटेज का आपने जो बोला, हाँ तो उसमें कितने समय का मिल सकते हैं? अगर समझो नहीं एक देखो, 2 महीने। आपको जब जब का चाहिए होगा उस स्पेसिफिक अकाउंट के रिलेटेड, जब से वो सीसीटीवी वहां पे लगा है तो आप मांग सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने टाइम ड्यूरेशन का वो रखा हुआ है, कहीं कहीं तो 6 महीने का स्टोरेज रखते हैं, कई साल का रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है वो बैंक्स वगैरह पर, तो उन्होंने कितना टाइम का रखा हुआ तो उतना आप तब से मंगा सकते हो। तो हमें ज्यादा पुराना उतना चाहिए भी नहीं होता, अगर विड्रॉल्स होते हैं तो हमें मैक्सिमम देखेंगे 1-2 मंथ्स के अंदर चाहिए होता है, तो इतना वो दे देते हैं। 6 मंथ के अंदर तो आपको वो दे ही देंगे, तो उसके ऊपर का डिपेंड करता है बैंक पे। हाँ, तो उसके बाद अभी जैसे हमने बात की है ई कॉमर्स की, इसमें अमेजोन भी आता है, फ्लिपकार्ट आता है, स्नैपडील, मीशो, मिंत्रा,
ये सारे के सारे ऐसे जो स्टोर्स रहते हैं ई कॉमर्स के, जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम ये नोटिस, अगर वो इंडिया में रन कर रही हैं या कुछ कंपनी इंडिया की हैं, तो अब उनको वो लायबल हैं इस चीज के लिए कि जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास है वो हमें प्रोवाइड करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी बहुत इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा नहीं है। सो सबसे पहले तो बेसिक डिटेल ये दे ही देगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हो तो वो आपको डेट, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा विद केवाईसी फॉर्म दे देगा अगर उसने केवाईसी की है तो, ठीक है। और उसके बाद डिटेल ऑफ लॉगिन लॉग आउट ऑफ आईपी बता सकेगा वो, कि जो स्पेसिफिक, अगर आप हम यहाँ पे अमेजोन की बात कर लेते हैं, तो कब जो हमारा एक्यूज था, जो सस्पेक्ट था, उसने लॉगिन किया है, किस टाइम पर लॉगिन किया है, और लॉग आउट कब किया है, along with the date and time of fraudulent transaction। तो या फिर ये भी हम सिर्फ मांग सकते हैं, या फिर जब उसने कोई ट्रांजेक्शन किया, उसने आया है, कुछ बाय किया है, ठीक है। लास्ट नोन लोकेशन ऑफ द यूजर, ये आपको आईपी के थ्रू बताएगा। तो या फिर कई बार कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो डायरेक्ट आपको लोकेशन दे देते हैं कि कहाँ से असेस हुआ था, ठीक है। लोकेशन हिस्ट्री वगैरह में आ जाएगा। उसके बाद आपको है डिटेल ऑफ लिंक्ड ईमेल अकाउंट्स। अब कुछ इसमें से ऐसी चीजें होती हैं जो मर्चेंट्स यूज करते हैं, क्योंकि सेम अकाउंट अब मर्चेंट भी यूज करेगा और हम जैसे बायर होंगे वो भी यूज करेंगे। तो ये दोनों के लिए ही यहाँ पे सारा का सारा मेंशन किया गया है, ठीक है। चैट हिस्ट्री कौन सी होती है, अगर आप बात करो कि मर्चेंट और बायर के बीच में कभी वहां पर हुई हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो अभी हम जिस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट टू स्टॉप द एलेक्ट ट्रांजैक्शन एंड इनिशिएटिव द रिफंड ऑफ द यूज्ड अमाउंट। तो अगर कोई भी आपको लगता है कि उसने जाकर वो अमाउंट वहां पर यूज कर दिया है, तो हम उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो इस ट्रांजैक्शन को रोक दो और ये वाला जो जहां से ये ट्रांजैक्शन हुई है उस सोर्स पे इसका रिफंड कर दो या फिर होल्ड करके रख दो। तो ये चीज कर सकती है जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब कर सकते हैं। और उसके बाद ये आईपी एड्रेसेस, डेट ऑफ द टाइम, ट्रांजैक्शन के टाइम कौन सा आईपी यूज हुआ है, तो ये सब आपको डेट और टाइम के साथ मिल जाएंगी। अगर कोई मर्चेंट है वहां पर, तो मर्चेंट की डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएंगी जो कि चीजें वहां पे सेल कर रहा है। तो उसके बाद आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स, आइटम परचेज डिटेल्स क्या क्या हैं, जो आपके ऑर्डर्स बोलोगे आप इन शॉर्ट, तो आपके ऑर्डर हिस्ट्री जो भी होगी आपको वो भी मिल सकती है किसी स्पेसिफिक अकाउंट के रिलेटेड। उसके बाद डिटेल्स ऑफ शिपिंग एड्रेस, की शिपिंग कहाँ से हुई है, कहाँ पे हुई है। उसके बाद डिटेल ऑफ द काउंटरफॉइल रिपोर्ट एंड इफ पॉसिबल जियो लोकेशन ऑफ द यूजर, क्योंकि अगर पॉसिबल है तो हमें ये वो दे दे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द लिंक वॉलेट एंड द बैंक अकाउंट्स, अगर उसने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, तो अगर वो किसी ने वॉलेट से की है, जैसे वॉलेट आप पेटीएम का देखोगे, मोबीक्विक का, सबके अपने अपने वॉलेट्स होते हैं, या फिर बैंक अकाउंट्स से किसी ने वो ट्रांजैक्शन की है, तो हमें उनकी भी डिटेल चाहिए। डिटेल ऑफ द कुरियर एजेंसीज, अब देखोगे हर स्टेट में अपनी अपनी कुरियर एजेंसी होती है, जो कि अमेजोन अब खुद तो आकर डिलीवर नहीं करेगा सबको, जैसे डिलीवरी है करके, तो ये एक कुरियर एजेंसी करके है। तो वो क्या करती है, उस कुरियर एजेंसी की डिटेल्स चाहिए, कंपनी पर्सनल अलॉन्ग विद हिज कॉन्टैक्ट नंबर, जो जिसने वो डिलीवर किया है प्रोडक्ट स्पेसिफिक जगह पर। अगर वो कोई हो गया है, फ्रॉड हो गया है, किसी ने वो चीज़ बाय कर लिया है, किसी के पास वो डिलीवर भी हो गई है, तो इन केस हम क्या कर सकते हैं, कुरियर एजेंसीज का नंबर ले सकते हैं, उनके पास उस जो उनका डिलीवरी बॉय होता है उससे उसका नंबर हम ले सकते हैं, और उसके बाद जिसने वो फ्रॉडस्टर को डिलीवर किया है, तो ताकि अब वो वहाँ का लोकल भी होगा, तो चांसेस हैं उसके पास उसका नंबर भी होगा जिससे उसने कांटेक्ट किया हो। क्योंकि अगर ऑनलाइन, चांसेस हैं कि ऑनलाइन उसने गलत नंबर यूज किया हो, किसी और का किया हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसने गलत नंबर यूज किया हो। लेकिन अगर हम इतना डीप डाउन चले जाएंगे कि यहाँ पे कुरियर कंपनी तक जाएंगे, तो वो क्या करेगा, जिस नंबर से उसने कुरियर बॉय को या फिर ये कुरियर कंपनी को, एजेंसी को कांटेक्ट किया होगा अपना एड्रेस देने के लिए या फिर जो पार्सल रिसीव करने के लिए, क्योंकि कॉल्स करते हैं, तो वो हमें मिल सकता है। उसके बाद अगर कोई भी अमाउंट है तो उसके लिए आप वो रिफंड के लिए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए उनको लायबल रखना पड़ेगा कि हाँ ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। ये पॉइंट ऑफ सेल, मर्चेंट, अगर कोई मर्चेंट है वहाँ पे तो उसका नाम, या फिर अगर उसकी कोई भी वैसी ट्रांजैक्शन है वो मिलेगी आपको।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये हम ऊपर बातें कर चुके हैं। एड्रेस ऑफ द डिलीवरी, परचेजर नेम्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, जो कि हम क्या करते हैं कुछ बाय करने के टाइम पे वहाँ पे शिपिंग एड्रेस बोलता है कि आपने ये कहाँ पर करना है, कहाँ पे आपको चाहिए ये, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगता है, हमारे लैंडमार्क मांगता है, हमारी एक्चुअल लोकेशन मांगता है, हमारे पिन कोड, नाम, फ़ोन नंबर सब, ठीक है। और हम ये भी भेज सकते हैं कि अगर ये अभी तक ये जो आइटम है ये डिलीवर नहीं हुई है तो आप क्या करो, इसको स्टॉप कर दो और क्या करना है कि जो ट्रांजैक्शन है आप उनसे बैक मांग सकते हो कि अगर ये डिलीवर नहीं हुआ है अभी तक प्रोडक्ट, तो आप क्या करो, इस प्रोडक्ट को रोक दो, इस प्रोडक्ट को आप जैसे बोलते हैं ना कि वापस वो उनको पिकअप कर लेते हैं, ले जाते हैं वापस, तो आप इस प्रोडक्ट को अपने पास रख लो या फिर जो आपका मर्चेंट है, जो सेलर है, उसके पास इस प्रोडक्ट को वापस भेज दो और जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो वापस कर दो। तो वो आप बता सकते हो कि ट्रांजैक्शन अमाउंट होल्ड करना है, वापस कहाँ पे करना है, सोर्स पे करना है या नहीं करना है। तो उसके बाद आप एनी, ये तो हर किसी पे आपको लिखना ही है लास्ट पे, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेड फिट फॉर इन्वेस्टिगेशन। क्या पता उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो हमने मेंशन ना की हो। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉलेट्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है, जीपे का वॉलेट होता है, फोन पे वॉलेट, यूनो एसबीआई, मोबीक्विक, जैप पे, ये सब वॉलेट्स आजकल ट्रेंडिंग में और लोग यूज कर रहे हैं। जिनमें से एक वॉलेट नया है जो बच्चों के लिए भी, अभी उसका नाम है कुछ करके फैम पे करके, तो उस टाइप के वॉलेट्स, तो उनसे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो अब यहाँ पे नहीं है तो मैंने आपको बता ही दिया, ये इसका ऊपर डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा। तो सबसे पहले वहां पे हम उसकी पर्सनल डिटेल मांग सकते हैं और अकाउंट होल्डर नेम मांग सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तो आपको हर जगह मिलेगा ही, ये तो बेसिक है, ये तो आपको रजिस्टर्ड डिटेल्स में आ जाएगा। उसके बाद इन केस आप ये भी यूजर नेम और पासवर्ड की डिटेल्स भी उनसे मांग सकते हो, इन केस ये काफ़ी क्रूशियल होता है और मिलती नहीं है कई बार, लेकिन अगर आप डिमांड करोगे कई बार तो आपको मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद वॉलेट की डिटेल, प्रोवाइडर, फाइनेंशियल अथॉरिटीज जो भी रहेंगी, जैसे अगर अब हर कंपनी का जैसे मैंने बताया तो उसके प्रोवाइडर की डिटेल जो अथॉरिटीज वगैरह की होती है वो, और उसके बाद बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड यूज फॉर ट्रांजैक्शन, अगर उन्होंने वॉलेट को बनाया है, अब वो वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इनकेस अगर हम बोलेंगे कि उसने पेटीएम के वॉलेट से ट्रांजैक्शन किया है तो हमें ज़्यादा उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसने पेटीएम के वॉलेट में बहुत ज्यादा बार फ्रॉडस्टर करते थे, वहां से ट्रांजैक्शन कर देते थे और बोलते थे उनका बैंक अकाउंट तो नहीं गया है, तो इन केस हम उनका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते थे क्योंकि बैंक अकाउंट यूज ही नहीं होता है ट्रांजैक्शन के लिए वहां पर। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड उन्होंने यूज किया होगा उस वॉलेट को फिल करने के लिए, उस वॉलेट में उन्होंने पैसा कहाँ से डलवाया है, ठीक है, वॉलेट में जब वो रिचार्ज करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन की डिटेल हम मांग सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द पेमेंट, ये तो हम मांग ही सकते हैं, जिसको आप स्टेटमेंट भी बोलोगे, और एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इन वॉलेट से आप इतनी डिटेल्स मांग सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल तो रखते नहीं हैं, और लेकिन बेसिक इतनी मांग सकते हो। बैंक अकाउंट, ये इसमें जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि जब उसने उस वॉलेट को रिफिल किया है तो अब उसने कौन सा बैंक अकाउंट यूज़ किया या क्या पेमेंट मोड यूज़ किया है उसको रिफिल करने के लिए। उसके बाद ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर, जो जीमेल होगा या हो बाकी जितनी भी हैं, तो हम उनसे कितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक सेकेंड, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल तो यूजर की मिलेगी ही ईमेल से, और उसके बाद आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, वो तो मिलेगा ही जिस वो कंप्यूटर पे, डिवाइस पे यूज हो रही होगी ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस हमारा काफी क्रूशियल डेटा उसके पास होता है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ईमेल एड्रेस जो हमने रजिस्टर किया होता है तो उसके पास होती है, ठीक है। कंटेंट ऑफ ईमेल मैसेज, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में अगर हमें कोई वैसा कंटेंट चाहिए होता है वो भी हमें देगा। स्पेसिफिक अगर हमें कि मेल का स्पेसिफिक डेट का या फिर उसने किसी को मेल किया है उस रिलेटेड कुछ चाहिए हो, ठीक है। डिटेल्स टू आइडेंटिफाई स्पैम एंड फिशिंग नेटवर्क्स,
वैसी अगर हमें कोई डिटेल चाहिए, क्या इसने ऐसे एक्टिविटीज में कहीं यूज किया है या नहीं किया है, ठीक है। कॉपीज ऑफ डिलीवर्ड ईमेल्स, उसने किस किस को ईमेल भेजी है आज तक, तो उनकी हम कॉपी मांग सकते हैं। सर्वर लॉग्स, तो उससे बाकी हमारे पास ये डिटेल ऑफ लॉगिन और लॉग आउट, ये तो हम हर किसी से मांग सकते हैं टिल क्रिएशन, ठीक है। जब से वो बनाया उसके बाद की हमें, या फिर जिस स्पेसिफिक डेट जो हम मेंशन करेंगे उस दिन के बाद की जो हमारे पास लॉग्स रहती हैं वो हमें मिलेंगी, लॉग आउट और लॉगिन की आईपीज की, कि कौन सी लोकेशन पे वो लॉगिन हुआ है, कब कब लॉगिन हुआ है, क्या वो मल्टीपल लोकेशंस पे लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो बस बाद में आपको एनालिसिस करते टाइम ध्यान रखने हैं। डेटा अबाउट द ओनर ऑफ द मेल बॉक्स टू आइडेंटिफाई अ पर्सन बिहाइंड द ईमेल एड्रेस, उसका डेटा मांग सकते हो जो कि उसके ईमेल में प्रूव होता है। उसके बाद आप डिलीट, ब्लॉक, रिमूव, किसी ईमेल को आप डिलीट भी करवा सकते हो, रिमूव, ब्लॉक या कुछ भी परमानेंटली करवा सकते हो, ठीक है। यूजर्स कॉन्टेक्ट नंबर एंड अल्टरनेट ईमेल आईडीज, कई बार उसने बैकअप के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ईमेल एक अल्टरनेट फोन नंबर या फिर एक ईमेल आईडी डाली होती है किसी स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस से रजिस्टर। अगर आप लोग अपनी देखोगे आपकी जो ईमेल एड्रेस होता है, तो हम एक रिकवरी ईमेल भी रखते हैं, तो ये वो भी ईमेल भी हम मांग सकते हैं, ठीक है। जियो लोकेशन डिटेल्स ऑफ द मेल आईडी फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, डिटेल ऑफ द यूजर रिसीव्ड एंड सेंट मेल, मतलब ईमेल, इतना आप सोच सकते हो कि जैसे आपका अपना ईमेल है, आप इतनी इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हो। बाकी भी ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक चीज मेंशन करना भूल गया कि ये ईमेल कहाँ कहाँ पर रजिस्टर हुआ है। जैसे हमारे ना ईमेल में ये ऑप्शन रहता है जो हमें बताता है कि ये कहाँ कहाँ पर अभी रजिस्टर है। जब भी हम कहीं लॉग इन विद ईमेल करते हैं तो वो वहां पर रहता है कि ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हुआ है। तो हमें क्या मिलता है, उन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल जाता है कि ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर है। तो हम इन केस उन प्लेटफॉर्म से जाके ज्यादा इंफॉर्मेशन और भी ले सकते हैं। उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बट इन केस अगर इन पे कोई ऐसी वीडियो है जिन पे साइबर का केस हो, कुछ भी हो, प्लेटफॉर्म वैसा है, तो इनमें सेम चीज आप यूजर नेम और जो भी उसकी क्रेडेंशियल्स होती है मांग सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम उसने दी होती है। नेम ऑफ द प्रोडक्शन होस्ट, ये पूरा मूवी वाला साइड चला गया है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्रॉडकास्ट, रीजन ऑफ ब्रॉडकास्ट, डेट ऑफ पब्लिशर्स, ये पूरा जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो अपडेट होती है, मूवीज हो, शो हो या फिर कोई सीरीज हो, तो उसके रिगार्डिंग में अगर आपको कोई डिटेल चाहिए होती है, चाहे वो नेटफ्लिक्स होता है, जैसे अमेजोन प्राइम है, ZTV वगैरह है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन में कभी आपको ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनसे ये चीज़ मांग सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी आपको 8-9 सर्विस प्रोवाइडर्स मेंशन किए हैं यही होंगे, बहुत ज़्यादा और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम यही 6-7 सर्विसेज नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आप कॉर्पोरेट देखोगे, कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और या फिर जो बिजनेसेस होते हैं, या फिर जो गेमिंग के रिलेटेड जो होती हैं, फाइल शेयरिंग, वेब बेस्ड सर्विसेज, जिसको आप होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड बोल सकते हो, ब्रॉडकास्टिंग या नेटवर्किंग या कोई भी इस टाइप की सर्विसेज होती है, तो आप उनसे सेम डिटेल्स ये चीज़ मांग सकते हो। जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसकी डिटेल्स ऑफ IP लॉग्स एंड रिस्पेक्टेड ऑफ बैंक अकाउंट और ट्रांजेक्शन। अगर किसी आप बात करें, जैसे डोमेन कभी कोई खरीदता है, रजिस्ट्रार को भेजनी हो, तो तब मेल करके हम मांग सकते हैं कि जो अब उसने ट्रांजैक्शन की है उस टाइम पर, तो तब उसने क्या बैंक अकाउंट यूज किया है, कौन सा वॉलेट यूज किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर वहां पर KYC हुई है तो हमें KYC की फॉर्म, अब वो डिपेंड करता है हम मेल किसको कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। पहले आप खुद जाकर देखो कि ये कौन कौन से डेटा ले रहा है, अब खुद फॉर्म भर के देखो क्या ये KYC की डिटेल्स ले रहा है या नहीं ले रहा है। जो जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है तो आप उनसे मांग सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स, और IP का तो आप मांग ही सकते हो, ये हर प्रोवाइडर से आप, अगर वो इंटरनेट का यूज़ करता है, जैसे अगर वो फाइल शेयरिंग का हो गया, गेमिंग का हो गया, कोई वेब बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइडर हो गया, कुछ भी, तो वो तो IP रखेगा ही अगर वो इंटरनेट से लिंक्ड है। तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको कुछ भी, ये तो लिख ही देना कि अगर कोई भी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकती है, तो आप वो वाली इंफॉर्मेशन भी इनसे मांग सकते हो।
उसके बाद ये नोडल ऑफिसर्स के कुछ नाम हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये फेसबुक का है, fpgo.india@fp.com। अब इंडिया में इनका नोडल ऑफिसर है, तो हम उससे, जो मैंने आपको पहले नोडल ऑफिसर्स का काम बता दिया कि काम क्या होता है, यहाँ पे आगे डिटेल्स है और फोन नंबर वगैरह भी हैं, तो वो मंगा सकते हो। ये चिंगारी एक ऐप है, ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूज करते हैं जैसे रील्स वगैरह के लिए, उस टाइप का। ये गूगल का है, ठीक है। और उसके बाद ये एक ऐप है शायद, कू ऐप। और उसके बाद शेयर चैट है, ये जो ट्रेंडिंग में रहती हैं, तो इनका यहाँ पे आपको हर का मिल जाता है। जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के नोडल ऑफिसर्स रहते ही हैं, और सबका अपना अपना ईमेल एड्रेस होता है। जैसे अगर आईएसपी का बात करोगे तो हर स्टेट के अपने आईएसपी का, टीएसपी का, सबका अपना अपना ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर होता है। टेलीग्राम का अगर देखोगे तो abhimanyu@telegram.org। तो ऐसे आपको क्या कर सकते हो, इनको नोटिस भेज सकते हो, तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, या फिर अगर कहीं कांटेक्ट करोगे किसी से भी, तो इन सब का डिटेल ज़्यादा कोई हिडन नहीं रहता है कि आपको नहीं करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, पब्लिकली अवेलेबल होती ही है। और उसके बाद जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं मेंशन किया है कि आपको ड्राफ्ट कैसा बनाना, तो यहाँ पे 2 ड्राफ्ट वगैरह पड़े हुए हैं। आप कुछ इस टाइप का नोटिस लिख सकते हो। अगर आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को लिखना है, तो आप यहाँ पे आप नोडल ऑफिसर विद डिटेल्स, बाकी आप ऊपर खुद का लिख सकते हो किस पुलिस स्टेशन से भेज रहे हो, और या फिर अगर कोर्ट भेज रहा है तो उस टाइप से आप भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये लिखना है कि केस रेफरेंस देखना है, केस क्या है, कि कहाँ पर वो यूज हुआ है। आपको अगर एफआईआर रजिस्टर है तो आपको एफआईआर नंबर बीच में डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेट द केस। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ऑफ SDR, ठीक है, DOA CAF, और उसके बाद CDR। तो SDR सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड, डेट ऑफ एक्टिवेशन, कब डेट हुई, मतलब आपको डिपेंड करता है आप कितना, मैंने पीछे सब आपको लिखा है ना, जितना बताया वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो, कौन सी डेट से आपको क्या क्या चाहिए। और सर्टिफिकेट ऑफ US, ये आपको कौन सी सेक्शंस यहाँ पे मेंशन करनी है इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक। तो आपको जो जो सेक्शन 66B2A B C D जितना भी ये हैं, ये आपको मेंशन करनी है। आपको यहाँ पे FIR नंबर भी मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट लेटर फॉर्मेट फॉर नोडल ऑफिसर ऑफ ISP, तो ISP को यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो थोड़ी सी डिटेल लिखी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखी है, ठीक है। द सब्सक्राइबर डिटेल रिस्पेक्टिव टू द लैंडलाइन फोन नंबर, ओरिजिन ऑफ द टेलीफोन कनेक्शन, मतलब जितनी जो जो मैंने पीछे आपको बता दिया, आप ISP से क्या क्या मांग सकते हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे, आपको पुलिस स्टेशन का नाम होगा, जैसे जो भी आपका ड्राफ्टिंग का हेडर रहता है वो आपको मेंशन करना है। योर फेथफुली, ये किसकी तरफ से जा रहा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP की तरफ से, उनका एड्रेस लिखना है, कहाँ से जा रहा है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लिखना है जिसकी तरफ से ये जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, और कुछ ना कुछ नया आपको इसमें से देखने को मिला होगा। मे बी जो कि रिसर्चर्स हैं जो इस फील्ड में नहीं हैं, LEA से हट के हैं, उनको तो सब काफ़ी नया मिला होगा, सारा ऑलमोस्ट 80-90%। लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो उनको कुछ ना कुछ नया मिला है। किसी को क्या, मुझे को बता सकता है यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हैं? चैट में लिख दो या यहाँ पर। और उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट्स वगैरह हैं वो भी बता सकते हैं। हाँ, प्रज्वल शायद आपने किया है, अर्नव ने किया है। अर्नव बोलो, मैसेज किया है। हेलो हाँ, संतोष जी ने भी किया है। हाँ अर्नव बोलो। सर। सर नमस्कार, मैं संतोष बोल रहा हूँ सर। हाँ 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 जी, संतोष जी बोलिए। ये जो हम प्रैक्टिकल में जो चीज करते हैं सर, उसको आपने बढ़िया से बताया। जो हम लोग नोटिस भेजते हैं, रिसीव करते हैं, डिटेल्स वगैरह। हाँ सर कभी मौका मिलेगा तो टावर डंप का अगर एक क्लास मिलेगा तो कभी चला लेना सर। हाँ, वो करें हम। ओके। CDR एनालिसिस का, टावर डंप का, तो IPDR का हम क्लास रखेंगे। ठीक ठीक हाँ, ये रहेगा। तो बाकी आई जी, होप आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। बढ़िया से पसंद है सर। जो हम करते हैं प्रैक्टिकली उसको आप ऐसे उतार के बता दी। हाँ,
क्योंकि कई बार नोटिस के टाइम ना भूल जाता है, कभी दिमाग से वो चीजें निकल जाती हैं, या फिर जो हमें चाहिए होता है तो वो हम वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने ठीक पूरा का पूरा डिटेल में आज बता दिया। ठीक है सर, नहीं CDR वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते हैं सर। अभी टावर टाउन में कुछ डाउट्स है, अगर उसका एक सेशन आप रखेंगे तो ना वो भी क्लियर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, हम उसके लिए वैसा ही उसका एक्सपर्ट लाएंगे आप लोगों के साथ, जो कि स्पेसिफिकली उसी चीज में करेगा, सीडीआर एनालिसिस, टावर डंप का या फिर आईपीडीआर का। ओके, अर्नब आप पूछो। मोशी में मतलब मैं पूछ रहा था कि ये जो होता है मतलब ऑनलाइन मनी फ्रॉड जो होता है, तो उसके हाँ, वो रिकवरी के लिए नोटिस भेजा जाता है, वो नोटिस जो एलई की तरफ से भेजा जाता है या बैंक से ही जाता है? मतलब हम लोग कौन बैंक में सी रिकवरी की आप किस टाइप की बात कर रहे हो, कैसा अभी कैसा मतलब फ्रॉड? मान लो कि मेरे साथ ही कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, मतलब मैंने कुछ इंस्टॉल किया और मेरे अकाउंट से मनी विड्रॉ हो गया, तो उसको वो नोटिस मेरे को पहले साइबर सेल में रिपोर्ट पहले देना आपको पड़ेगा, ये उसके बाद? जाके रिपोर्ट साइबर सेल में करना है, उसके बाद अब साइबर सेल पे डिपेंड करता है कि वो उसका एक्शन क्या लेता है, वो मनी का किस किस बैंक अकाउंट में गया है, वो उस बैंक अकाउंट को नोटिस भेज के वो अकाउंट को फ्रीज करवाएंगे जिस जिस अकाउंट में वो पैसा गया है। आगे अगर वो लेयर्स में भी पैसा जाता है तो वो वहां पे भी फ्रीजिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। ये साइबर सेल का काम है, इसमें आपको नोटिस वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है। आप जाएं साइबर सेल में जाके रिपोर्ट कर दें, तो वो आगे उन पे डिपेंड करता है कि उनको फर्दर क्या जो है उसमें से लीड मिलती है और उनको किसको नोटिस भेजना है, बैंक को भेजना है, कहीं और भेजना है। ओके। हाँ, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हेलो वगैरह तो वो भी पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बेटा। मुस्लिम भाई, आपने जो ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेशन की लिंक हाँ भेजी है उसमें हाँ, बस एक ही वीडियो दिख रहा है और अब 4 जिस वीडियो दिन का अवेलेबल आपने दिख मिस रहा है। किया होगा वहां पे सारी वीडियोस नहीं होंगी, जो दिन आपने मिस किया होगा आपको उसी दिन की मिलेंगी। तो अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप अगेन फुरकान को मैसेज कर देना कि आपको इस दिन की नहीं मिली है, तो वो हम वहाँ पे आपको मैसेज ऐड किया कर है देंगे। मैंने। तो वो जो लिंक आपको मिला है वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का, तो वो लिंक सब ध्यान में रखें, क्योंकि उसी पे सारी की सारी वीडियोस आगे जाके अपलोड होने वाली हैं जो कि शो होंगी। अगर आपने जो भी सेशन मिस कर दिया होगा तो वो वहीं पे आपको दिख जाएगी, आपको बस मैसेज कर देना है तो वो वीडियो वहाँ पे आपको दिख जाएगी। और माइग्रेट का भी नहीं हुआ अभी तक। माइग्रेट का तुम्हारा इश्यू नहीं हुआ था सॉल्व? नहीं। अब फुरकान को एक बार कांटेक्ट कर लेना, फुरकान ठीक। यहीं पे हो तो अगर वेदांत का आता है मैसेज तो इसका कर देना उसमें माइग्रेट में। नहीं, वो थोड़ा मीटिंग में काम में थे। कोई बात नहीं, वो मैं करवा बोला देगा, फ्री आपका होके कर आपका देंगे। करवा देगा फुरकान। ठीक। अरे किसी और को मोशी कोई में डाउट? हेलो। हाँ हाँ, मतलब कभी अगर कोई सेक्शन मिले तो एक हार्डवेयर एनालाइज वाला सेक्शन करवाना ना, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से उसका ट्रैफिक वाला, हाँ उसका ट्रैफिक एक कैसे कभी हम कितना। करवाएंगे मालवेयर एनालिसिस के, अच्छा सा आपके लिए एनालिस्ट लाएंगे मालवेयर का, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल। तो मुझे क्या, वो भी। हाँ आपने जो मुझे एक बार यूपीआई की इंफॉर्मेशन निकाल के दी थी, हाँ, तो इसके लिए मतलब कोई स्पेशल टूल रहता है और रिपोर्ट ही करना पड़ता है? नहीं है, देखो जो पर्सनल अगर पब्लिकली रहती हैं वो तो मिलती हैं उस टाइप से। बाकी मेरे को उन चीज़ों के लिए ये पर्सनली कर लेना, ऐसे ही तो मैं बता दूंगा आपको वो किस टाइप का क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, जो आपने इंफॉर्मेशन यूपीआई की दी थी जैसे कि हाँ हाँ, तो एड्रेस वो, वगैरह। हाँ उस टाइप का, तो वो कुछ बॉट्स होते हैं कुछ वैसे, तो हम वहाँ से लेते हैं, तो वो भी आपको बता देंगे पर्सनली, मेरे को मैसेज कर देना सब। ठीक है, आप रिप्लाई कर देना, मेरा रिप्लाई। ओके, तो आज का सेशन एंड करें। आई होप सबको पसंद आया होगा। जी 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 सर। ओके।